नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे मूल अधिकार के बारे में। मैंने बताया था कुछ कुछ चीज़ों पर मैंने चर्चाएं की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है मूल अधिकार, लोगों को मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों है। मैंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार न दिया जाए तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है मौलिक अधिकार का होना। अब देखिए, एक सवाल और मैंने ये भी बताया था कि मौलिक अधिकार यही कारण है कि इसे संविधान का आधार स्तंभ कहा जाता है और ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और इस भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैंने बात की थी। अब देखिए, मैंने ये भी बताया था कि हमारे मूल संविधान में, मतलब जब संविधान निर्मित किया गया उस समय की बात करें, जब संविधान निर्मित किया गया उस समय हमारे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। लेकिन आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसके अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हमारे संविधान के मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300A में डाल दिया गया। ये पहले अनुच्छेद 31 में होता था। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे एक एक करके। पहला था जो मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार पहला था वो था समता का अधिकार। यानी समता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18 में, यानी 14 से लेकर 18 तक में समता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। यानी कोई भी बंदा हो, वो कानून से ऊपर नहीं है, वो विधि से ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि विधि के समक्ष सभी लोग, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। एक प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य नागरिक तक, सामान्य व्यक्ति तक के व्यक्तियों को समान व्यवहार ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य व्यक्ति तक के साथ समान व्यवहार ही किया जाएगा। यानी विधि के समक्ष सब लोग समान होंगे, एक समान होंगे। एक बात आई कि विधि के समक्ष जब समानता की बात आती है तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपवाद में रखा जाता है, क्योंकि इनको अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होंगे, इसे न्यायालय के प्रति उत्तरदायी इनको नहीं ठहराया जा सकता। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत अपवाद में रखा गया है। अनुच्छेद 361 के तहत अपवाद में आते हैं कौन कौन? प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये दो लोग, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल, दो लोग अपवाद में आते हैं। अगर ये कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इनको कार्य के प्रति, इनको न्यायालय के प्रति इनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और इनको कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 361 में दिया गया है, ये बताया गया है। एक बात और कि आप जैसे मान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के या उसके कोई भी राजनयिक हो या उसके जुड़े हुए, तो उनको भी इसके अपवाद में रखा गया है। यानी विधि के समक्ष समानता वाले मामले में अपवाद में रखा गया है। एक बात और है कि विधि के समान, विधियों का समान संरक्षण। समान संरक्षण का तात्पर्य यहां यह है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को असमान व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाएगा। विधि के समक्ष वो असमान होंगे। यानी समानों के लिए समानता, असमानों के लिए असमानता। असमानता, ये बात कही गई। विधि के समक्ष समानता में सब लोग विधि के समक्ष समान होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक हो,
सबको एक समान रखा गया है। विधि से ऊपर कोई नहीं है। विधि का मतलब कानून, विधि का मतलब नियम कानून, उस नियम कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। वो सब लोग उसमें ही आएंगे, यानी उस पर न्यायालय कार्य एक समान करेगी। अब देखिए उसमें अपवाद में क्या रखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, किसके तहत, अनुच्छेद 361 के तहत उन्हें कोई भी कार्रवाई उन पे नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ विधि के समान संरक्षण, यानी सबको एक समान तो रखा जाएगा, यहाँ समानों के लिए समानता और असमानों के लिए असमानता का व्यवहार किया जाएगा। मान लेते हैं कोई भी न्यायालय राज्य के किसी पीड़ित व्यक्ति या कोई भी, मान लेते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग से है, जो मान लेते हैं कि वो बहुत मतलब दबे पिछड़े वर्ग से है, जैसे मान लेते हैं कि महिलाओं का, मान लेते हैं महिलाओं का, बच्चों का, तो उनके लिए वो अलग अलग उनके लिए कानून बना सकती है, निर्माण कर सकती है। लेकिन मान लेते जो महिलाओं के लिए बनाया गया वो सब महिलाओं के लिए बनाया गया, जो मान लेते बच्चों के लिए बनाया गया वो सभी बच्चों के लिए बनाया गया। यानी समानों के लिए समानता और असमानों के लिए असमानता, ऐसे नियम, ऐसे कानून का निर्माण करेगी और उसके समान सब उसका संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये हुआ आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 को आप लोगों ने समझा। अनुच्छेद 15 में क्या है, सामाजिक समानता का अधिकार। देखिए सामाजिक समानता की जब अधिकार की बात आती है तो समाज में कौन कौन लोग हैं, समाज में कौन कौन से लोग हैं, महिला पुरुष, ये, उसके बाद धर्म के आधार पर हम देख सकते हैं कई धर्म के लोग हैं, लिंग अलग अलग है, मतलब कोई महिला है कोई पुरुष है। दूसरा धर्म, वंश अलग अलग है, जाति अलग अलग है, जन्म स्थान अलग अलग है। अगर ये सब अलग अलग हैं, अर्थात जन्म स्थान, जाति, वंश, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पर राज्य कोई भी भेद नहीं करेगा, यानी राज्य इन सबको एक समान रूप से रखेगा किसी भी मामले में। जैसे मान लेते हैं किसी होटल, सार्वजनिक स्थान या कहीं भी आप प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें विभेद नहीं किया जाएगा, या मतलब कहीं भी मान लेते हैं कि धर्म स्थान पे, किसी मंदिर में, या मान लेते हैं कि आप कहीं होटल में आप जा रहे हैं, तो इन सारे आधार पर आपको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी जन्म स्थान, जाति, वंश, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक बात और है कि जो मान लेते स्त्री, जो बालक हैं या स्त्री हैं, उसके लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान कर सकता है, और ये हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि उसके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 16, अवसर की समानता, अवसर मतलब रोजगार की यहां बात आ गई। अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद या किसी भी कार्य के लिए, राज्य उस कार्य के लिए या किसी पद पर नियुक्ति के लिए राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, यानी सबको एक समान अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य सबको एक समान अवसर उपलब्ध कराएगा, यानी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। किसी पद पर नियुक्ति करना हो या कोई रोजगार के लिए हो, ऐसा नहीं कि ये रोजगार, मान लेते कोई काम है जैसे कलर का काम है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि इसी वर्ग के लोग करेंगे, चाहे मान लेते हैं किसी विशेष धर्म के, इसी धर्म के लोग करेंगे, या महिला ही करेंगी या पुरुष ही करेंगे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं सरकारी नौकरियों में आप देखते हैं कि ऐसा होता है कि सरकारी नौकरियों में आवास के आधार पर, उसके निवास के आधार पर कुछ विभेद किया जा सकता है, यानी कुछ रोजगार क्षेत्र में या किसी खास क्षेत्र में निवासियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है, उसको आरक्षण दिया जा सकता है। इसी मामले में आता है आरक्षण, यानी अनुच्छेद 16 में एक बात आती है आरक्षण, जिसमें कुछ दबे कुचले वर्ग को
या कुछ पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। संसद इसमें कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, संविधान कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, लेकिन अवसरों में समानता की बात आई है। मतलब किसी पद पर नियुक्ति के लिए या कोई रोजगार के लिए राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ पिछड़े दबे वर्गों के लिए, उत्थान के लिए राज्य कोई विशेष उपबंध कर सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। और इसी के संदर्भ में आरक्षण का बात आया, तो हम इसके संदर्भ में हम आरक्षण पढ़ेंगे। अब देखिए, तो आरक्षण हम अनुच्छेद 16 के तहत पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है, आरक्षण क्यों लाया गया, क्या आरक्षण इसका हनन करता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। अगला चीज है अस्पृश्यता कानून। आप जानते हैं कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत खराब स्थिति थी। और वो जो खराब स्थिति बनी हुई थी, उस खराब स्थिति बनी थी, कई प्रकार के हमारे समाज में कुरीतियां विद्यमान थी, और जिसमें जाति के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था। जाति के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था, यानी एक छुआछूत की भावना थी कि हम उसके मतलब ये वर्ग मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, ये वर्ग ये धार्मिक संस्थानों में भाग नहीं लेगा, मतलब सार्वजनिक कोई भी पूजा स्थल है उस पे ये वर्ग शामिल नहीं होगा, यानी अनुसूचित जाति का अपमान होता था। ऐसी स्थिति में चाहे ऐतिहासिक जगह हो, दार्शनिक, धार्मिक, किसी भी मामले में ऐसा होता था। लेकिन ये कहा गया कि ये गलत है, यानी किसी भी वर्ग को उसके जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर कोई रोक टोक नहीं होंगे। यानी एक बात कि अगर मान लेते हैं कि आपको सार्वजनिक पूजा स्थलों पर आपको रोका जाता है, तो ये दंडनीय अपराध है, ये गलत है। दूसरा नंबर, अगर अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति का अपमान किया जाता है तो यह गलत है। दूसरा, ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं धार्मिक स्थानों पर आपको जाने से रोका जाता है तो यह गलत है। मनोरंजन, कोई सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है, वहां प्रवेश करने से आपको रोका जाता है तो यह गलत है। और आपको कहीं किसी जगह पर सेवा देने से अगर रोका जाता है तो ये गलत है। यानी हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है, यानी छुआछूत की भावना को गैर कानूनी बताता है, गलत बताता है, यानी ये सही नहीं है, ये बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जैसे पहले लोग क्या होते थे, जैसे राय बहादुर, राजा, ऐसे, या बहादुर, ऐसे जैसी उपाधियां मिलती थी, लोग उपाधि लगाते थे, देखते थे राजा महाराजा ये उपाधि लगाते थे, इन सब के अंत की बात की गई है। यानी शिक्षा और सेना को छोड़कर आप कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते। जैसे मान लेते हैं पीएचडी कर आप डॉक्टरेट की उपाधि मिले तो आप डॉक्टर, मान लेते हैं डॉक्टर श्याम सिंह, राम सिंह, ऐसे आप लगा सकते हैं। जैसे कर्नल, ये सेना में आप हैं तो वो लगा सकते हैं उपाधि। लेकिन और बाकी जैसे ये उपाधि है, ये यानी शिक्षा और सेना को छोड़कर दूसरे उपाधि को अपने नाम में नहीं लगा सकते, ये कानूनी, गैर कानूनी है। दूसरा नंबर ये भी बात है, अगर कोई व्यक्ति विदेश से कोई उसको पुरस्कार मिलता है या कोई उपाधि मिलता है तो बिना भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बिना आप नहीं ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप किसी दूसरे देश से आपको उपाधि मिलता है तो आप नहीं ले सकते हैं, यानी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारा चीज आपको दिया गया है अनुच्छेद 18 में, उपाधियों के अंत की बात की गई है। हम दो अनुच्छेद छोड़ दिए जो समता के अधिकार से पहले थे, अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा जिसमें बताया गया है कि राज्य की परिभाषा के तहत भारतीय संसद, राज्य विधानमंडल,
मंडल। भारतीय संसद में आपको लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों शामिल होंगे, और उसके बाद कार्यपालिका भी शामिल, कार्यपालिका को भी शामिल किया जाएगा, राष्ट्रपति शामिल, इसमें लोकसभा राज्यसभा ये शामिल, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये दोनों शामिल होंगे, यानी राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा ये दोनों शामिल होंगे। स्थानीय निकाय भी शामिल होंगे तथा सरकारी एवं गैर सरकारी अन्य संगठन भी शामिल होंगे, और यह राज्य का परिभाषा भाग 3 के लिए उपयोग में लाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून का निर्माण नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण होता हो, उसका न्यूनीकरण होता है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य मतलब हम बता दिए जो राज्य का परिभाषा था, कौन? राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, मतलब कोई भारतीय संसद या राज्य विधानमंडल ये सब कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि इन मौलिक अधिकारों का, जो भी मौलिक अधिकार है, इन सब का न्यूनीकरण होता हो या उसका अल्पीकरण होता हो। ये अनुच्छेद 13 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 और 13 बता दिए, 14 के बारे में मैंने समझा दिया, 15 के बारे में मैंने समझाया, 16 आपको जिसमें आरक्षण के पढ़ने हैं हम लोग को, इसमें हम लोग आरक्षण पढ़ेंगे। 17 अस्पृश्यता का अंत मैंने बताया, 18वें उपाधियों के अंत की बात मैंने की, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, वो हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पहले पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में, और आरक्षण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।